Hello students, welcome to Code Academy. This is Omesh Sharma. Today I am going to start new chapter which is function. So first we need to understand what is the meaning of function. तो बच्चों इंग्लिश में जो वर्ड फंक्शन है इसका वही मतलब होता है जो आपको पता है, यानी कि बर्थडे फंक्शन, मैरिज फंक्शन, लाइक दैट मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिशियन लोगों को जो भी फंक्शन एक्चुअल में होता है मैथमेटिक्स में उस चीज में भी उन्हें फंक्शन ही नजर आया। इससे पहले आप लोग रिलेशन पढ़े थे, तो फंक्शन पढ़ने के लिए हमें रिलेशन की नॉलेज होना जरूरी है। तो रिलेशन तो आपको आता है, आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट भी उसका दे चुके हैं। और ये जो फंक्शन है ये मैं 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो एक्चुअली 11th वाले जब रिलेशन पढ़ लें उसके बाद ही फंक्शन स्टार्ट करें, और 12th वाले जो कि पढ़ चुके हैं, क्योंकि फंक्शन का कुछ हिस्सा 11th और 12th दोनों में कॉमन है। एंड तो ये फंक्शन का मतलब हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं ये बता रहा था कि कुछ हिस्सा कॉमन है, वो हम लोग कॉमन वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो आप उसको अच्छे से पढ़ना और समझना। दूसरी चीज, फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था तब ये बोला था कि सेट्स से हम लोग मैथमेटिक्स को लिखना सीखते हैं। इन द सेम वे फंक्शन से हम लोग मैथमेटिक्स को आगे लिखना सीखते हैं, ठीक है, या मैथमेटिक्स में लॉजिक देना सीखते हैं। आप ये बोल सकते हो कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक बेसिक प्राइमरी चीज है, इन द सेम वे फंक्शन इज द फंडामेंटल और फाउंडेशन फॉर द कैलकुलस और मैथमेटिक्स, यानी ये वन ऑफ द फाउंडेशंस है फॉर मैथमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग थे फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो जब मैरिज फंक्शन या बर्थडे फंक्शन होता है बच्चों, तो एक बुलाने वाला होता है, एक या एक फैमिली बुलाने वाली होती है, बाकी लोग आने वाले होते हैं। इन द सेम वे हम लोग मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा ही देखेंगे, और उस चीज को मैथमेटिशियन लोगों ने फंक्शन नाम दिया, क्योंकि जब आप समझोगे तब आपको भी लगेगा कि यही नाम देना सही था। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फंक्शन इज अ रिलेशन। क्योंकि रिलेशन में क्या होता था, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होते थे। अब ये क्या है कि एक स्पेसिफिक या अलग ही टाइप का रिलेशन है, या यूं बोल लो कि इट इज अ रिलेशन हैविंग सर्टेन कंडीशंस। फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और यू मे कॉल इट ए टू ए, इट डिपेंड्स कि आप किससे किस में डिफाइन कर रहे हो। तो फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और कुछ कंडीशंस को ये ओबे करता है विद द फॉलोइंग कंडीशंस, विद द गिवन कंडीशंस। यानी आप ऐसा बोल दो कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है अंडर सर्टेन कंडीशन, रिलेशन विद कंडीशन। अब जैसे रिलेशन वर्ड आया, मतलब दो चीजें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सेट ए और सेट बी, और किस तरीके से एलिमेंट रिलेटेड है ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो वो कंडीशन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, एवरी एलिमेंट, या एक ही लिख देता हूं मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए will have exactly one relative in set B. One relative in, this is only the condition. अब इस कंडीशन को सिर्फ लिखने से या सुनने से बात नहीं बनेगी, इसको आपको अच्छे से समझना है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब अगर एक फंक्शन आपने सेट ए के इन 5 एलिमेंट से सेट बी के इन सर्टेन एलिमेंट्स में डिफाइन किया, एवरी एलिमेंट मतलब सेट ए का एक भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन में क्या होता था ना, ये रिलेट हो जाएगा, ये रिलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी दो रह जाते थे, तब भी वो रिलेशन हो जाता था। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में जब रिलेशन बनेगा तब ए का एक भी एलिमेंट रिमेनिंग या अनरिलेटेड नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, सबका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। दूसरी शर्त,
will have exactly one relative in set B. If you remember, अगर कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर अगर आप लेसर देन वाला रिलेशन डिफाइन करते हो और सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इससे भी रिलेट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो रिलेशन में तो ये चल जाता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ये इसका एक ही रिलेटिव होगा, ठीक है, इसका भी एक ही होगा। अब एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, लेकिन इसके दो रिलेटिव नहीं होंगे। या यू कैन कॉल इट, या यू कैन से इट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं यूनिक इमेज बोलूंगा तो अगर ये इससे रिलेट हो गया तो बाकी उससे रिलेट नहीं होंगे। यहां मैं ये कह रहा हूं कि हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए और एक हर एक एलिमेंट का रिलेटिव, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेटिव वन ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मतलब ओनली वन होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। इधर भले ही एलिमेंट छूट जाए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ रिलेटिव इन सेट बी। सेकंड थिंग कि none of the elements of set A will have two or more images in set B. इस कंडीशन को जो भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा that will be known as a function. तो इसको हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। ये जो हुआ ना, इसको हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। तो अब आप कंडीशन समझ गए। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपको कुछ रिलेशंस, क्योंकि आप रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं आपके सामने कुछ रिलेशंस लिखूंगा एंड यू हैव टू डिसाइड, यू विल डिसाइड वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो पहले तो मुझे मैपिंग्स के बारे में सोच करके बताओ कि अगर ऐसी कोई मैपिंग है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वाली मैपिंग फंक्शन है या नहीं। दो कंडीशन चेक करोगे, सेट ए से सेट बी में जिसमें फंक्शन डिफाइन हुआ है, एक भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए। सर कोई भी यहाँ खाली नहीं बचा, अगर ये ऐसा होता तो खाली बच जाता। दूसरा, किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो इसका एक ही, इसका भी एक ही, यानी ये मैपिंग क्या है, फंक्शन। अगर मैपिंग ये हो ए बी सी डी 1 2 3 4 5, अगर मैपिंग ऐसी हो तो ये दो कारणों से फंक्शन नहीं है। पहला रीजन, इसके दो रिलेटिव हैं। दूसरा रीजन, इसका कोई रिलेटिव नहीं है। अगर इसका एक ही रिलेटिव होता तब भी ये फंक्शन नहीं होता। रीजन, D does not have any relative in set B. तो अब आपको मैपिंग समझ में आ गई that how can we check whether the given relation is a function or not. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। Which of these relations is a function? ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। Which of these relations is a function? फर्स्ट है, एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने R नाम का x by such that y equal to 10 minus x y belongs to R मतलब रियल नंबर्स। आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, एक और मैं लिख देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अब जब मैपिंग होगी, मैंने आपको क्या बोला था रिलेशन में भी, whenever you are going to imagine या whenever you want to imagine relation or function, always imagine from which set to which set the relation or the function is defined. तो यहाँ R से R में डिफाइन किया गया है, तो R से R में डिफाइन किया गया मतलब यहाँ 1 2 √2 3 ये सब होंगे, 1/2 एटसेट्रा एटसेट्रा -1। इसका रिलेटिव क्या होगा, 10 माइनस दिस 10 माइनस x। तो बच्चों 10 माइनस 1 यानी 1 का रिलेटिव 9 आया। अब 1 10 माइनस 1 कुछ और तो नहीं हो सकता ना, यानी 1 के लिए एक ही रिलेटिव मिलेगा, 2 के लिए एक ही रिलेटिव मिलेगा। तो और हर एक x, कोई भी x रियल हो, 10 माइनस एनी रियल नंबर विल गिव यू अ रियल नंबर। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि इसके किसी एलिमेंट का रिलेटिव इधर ना हो। आई अगेन एक्सप्लेन, ऐसा भी नहीं होगा कि इसके किसी एलिमेंट का रिलेटिव इधर नहीं होगा। कैसे समझाया, इधर जो भी होगा एक रियल नंबर होगा और 10 माइनस एनी रियल विल गिव यू अ रियल नंबर। इट मींस हर एक के लिए रिलेटिव है। दूसरा, कोई भी नंबर माइनस करोगे तो रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब 10 माइनस रियल करूंगा तो 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट है। समझ में आई बात। तो ये क्या होगा, फंक्शन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रिलेशन S डिफाइन किया है मैंने x, y such that
y इक्वल टू 1/x। आपको ध्यान से समझना है x और y बिलोंग्स टू r। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आप ये देखो कि इधर सारे रियल नंबर होंगे। वीडियो पॉज करके आप आंसर भी बता सकते हो कि इट इज अ फंक्शन और नॉट। यानी आंसर होगा इट इज अ फंक्शन या इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ बहुत सारे नंबर है, √2, -2, 3, 1, 0, 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इट्स रेसिप्रोकल। तो √2 विल बी रिलेटेड टू 1/√2। अब √2 आप साथ ही साथ में क्या चेक कर रहे हो कि सर हर एक, पहले एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हर एक एलिमेंट का, ये सेट A मतलब R2 R में है, तो हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्योंकि रिलेटिव मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि इधर में हर एक एलिमेंट का रिलेटिव है या नहीं, इट मींस वी वांट टू चेक वेदर ईच एंड एवरी रियल नंबर हैज इट्स रेसिप्रोकल और नॉट इन द सेट B और R। तो √2 का रेसिप्रोकल है, -2 का है, 3 का है, 1 का है, 5 का भी है। हर एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है सिवाय 0 के। इसका कोई भी रिलेटिव नहीं होता, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। और किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल दो तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दो रिलेटिव्स नहीं रख सकता, दो या दो से ज्यादा रिलेटिव्स नहीं रख सकता, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन, ये समझ आया ना? सिर्फ 0 की वजह से। अगर मैं यहाँ पर R0 कर देता तो क्या होता? सर ये 0 इधर नहीं रहता, फिर इधर नॉन जीरो रियल नंबर्स के रेसिप्रोकल हमेशा नॉन जीरो आते, यानी कि हर एक एलिमेंट का रिलेटिव मिलता। और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल दो या दो से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस ये रिलेशन हो जाता अगर R0 होता। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी फिर आपको होमवर्क में दूंगा। तीसरा है क्वेश्चन, रिलेशन S नाम का है, x, y such that y is greater than x, y belongs to natural number। रिलेशन तो है। तो जब आप इसकी मैपिंग को इमेजिन करोगे तो आप क्या करोगे? सर n to n में डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो y बड़ा होना चाहिए x से, या x इधर से लिया जा रहा है तो x पहले ना, तो x यहां से लिया तो x से बड़ा हुआ है, तो इससे बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वन एलिमेंट ऑफ सेट A is going to relate with 2 or more than 2 elements in set B, it will not be a function। पहली वाली कंडीशन तो है पॉसिबल। देखो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेटिव होगा, हर एक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर से छोटा होगा, हर एक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डेफिनेटली छोटा होगा। तो हर एक एलिमेंट का रिलेटिव तो मिल जाएगा, लेकिन सर एक एलिमेंट इसका दो या दो से ज्यादा इमेजेस भी या रिलेटिव्स रख रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अभी थोड़ी देर में आपको एक स्क्रीन पर या अलग से एक स्लाइड आ जाएगी, उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ 7-8 रिलेशंस मैं आपको दे दूंगा या 5-6 रिलेशंस मैं आपको दे दूंगा। यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। फिर भी हम एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक 4th क्वेश्चन है, रिलेशन R नाम का x, y such that y equal to x square, y equal to √x या y equal to x square, x y belongs to R। That means रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स में हमने रिलेशन को अप्लाई किया। अब यहां पर आप ये सोचो कि बहुत सारे रियल नंबर होंगे, तो हर एक रियल नंबर का आप पहली कंडीशन क्या चेक करें? हर एक एलिमेंट का रिलेटिव होना चाहिए। मींस हर एक रियल नंबर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे सकता है क्या? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी रियल का स्क्वायर दो वैल्यूज दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, 2 का स्क्वायर 4 ही देगा, कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगा। यानी किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा रिलेटिव नहीं होंगे। इट मींस इट इज अ फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सोचना, फिर उसके बाद में अपने कंफ्यूजन को कैटेगराइज करना कि किस कैटेगरी का कंफ्यूजन है, और फिर कमेंट बॉक्स में पूछना। मान लीजिए ये कोई रिलेशन है, x और y बिलोंग्स टू, अब आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो बच्चों हमेशा, जैसे मेरे दिमाग में तुरंत एक ही चीज आ रही है
मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कंडीशंस को ब्रेक करने वाला कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ। तो मतलब इधर लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स में से या कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका रिलेटिव इधर ना हो। अगर ऐसा मैंने ढूंढ लिया तो कंडीशन 1 टूट जाएगी। ठीक है, तो मैंने ढूंढ लिया -2 का कोई रिलेटिव नहीं होगा, -2 का अंडर रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इधर आ रहा है और इधर पक्का -2 तो होगा ही होगा, इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आपको कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों के साथ गिवन रिलेशंस को चेक करना है वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। तो अभी आपको स्लाइड मिल जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपने क्या सीखा बच्चों, आपने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन की बात कर लो, वो एक रिलेशन है, बस वो दो शर्तों या दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। अगर नहीं करता है मींस वो फंक्शन रिलेशन नहीं होगा, सॉरी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वापस से बोलता हूं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। एक चीज बच्चों मैंने अभी तक बताई नहीं है कि मैथमेटिशियन लोगों ने इसको फंक्शन क्यों कहा। देखो, अगर आप n to n में y = x+1 नाम का फंक्शन डिफाइन करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये बुलाने वाले हैं और इनके रिलेटिव आ जा रहे हैं। आ रहे समझ में, इसीलिए इसको मैथमेटिशियन लोगों ने फंक्शन नाम दिया। अब फंक्शन में क्या होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, सभी लोग तो नहीं आ जाते ना, तो इसीलिए फंक्शन को, और रिलेशन तो बच्चों स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि रिलेशन, अगर एक रिलेशन में बात कर दूं, बाप बेटे का रिलेशन, सन एंड फादर का रिलेशन, तो हर जगह मिल जाएगा, इसलिए रिलेशन ओपन कैटेगरी का हो गया। मतलब इस तरीके से याद रखना। लेकिन जैसे कोई मैरिज फंक्शन है तो उसमें तो बुलाने वाले और आने वाले सब लिमिटेड जोन में है ना, मतलब स्पेसिफिक है, इसीलिए फंक्शन थोड़ा छोटा हो गया रिलेशन से। इसीलिए तो कहा गया कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन को बोलते कैसे हैं? देखो, f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब x का रिलेटिव ऑफ x, ये इस तरीके से दिखाता है। और ऐसे भी बोल सकता हूं g ऑफ x, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन ही बोलेंगे, लेकिन फंक्शन का नाम क्या कर दिया, g दे दिया। जिस तरीके से रिलेशन को नाम देते थे हम r s p q, उसी तरीके से हम फंक्शन को स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं। तो g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ x और रिलेटिव ऑफ x। ठीक है, अब वो रिलेटिव ऑफ x कैसे डिसाइड होगा, यही रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि, अब आप समझ गए हो, क्वेश्चन में दे दूं कि इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x² प्लस 1/x, फाइंड f1. So you have got it that f of 1 will be what? सर उस फंक्शन में, उस मैपिंग में अगर आपको x का रिलेटिव ढूंढना है तो इस फॉर्मूले में डालो एंड गेट द रिलेटिव ऑफ x. So if you choose x to be 1, that means 1 का रिलेटिव क्या होगा, 4 - 1² plus 1/1, that is 4 - 1 plus 1, that is 4. So if, अब थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। If function of 2x is equal to 3 - x², find f of 2. ठीक है, यानी बच्चों ये जो मशीन है, ये मशीन में अगर आप ये डालते हो तो ये रिजल्ट मिलता है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि f of 2x अगर 3 - x² है तो मैं x की जगह क्या पुट करूं। इफ आई पुट x = 2 देन आई विल गेट, तो मशीन में इनपुट क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। आई वांट कि f नाम की मशीन में क्या जाए, 2 जाए, तो आई शुड पुट x = 1, देन आई विल गेट f2। तो 1 इधर रखा तो इधर भी x की जगह वही रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों मशीन में जो x गया वो इसी तरीके से प्रोसेस होगा।
तो क्या हो गया 3 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है if f of x is equal to if f of 2x plus 1 is equal to x square, find f of x. Hence find f of g. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस तरीके से, गलत तरीके से या इस तरीके से आपको नहीं समझना है कि यहाँ जो आ गया वही x की जगह रखना होता है। x यानी इस मशीन की मैपिंग ही कुछ यूं है। मतलब होता क्या है कि f नाम की मशीन के पहले इधर जो इनपुट का आइटम था वो था x, तो x की जगह जो भी रखा पहले वो क्या होगा 2x + 1 होगा, फिर मशीन में जाएगा तब जाकर के हमें मिलेगा आउटपुट। तो यानी आप हमेशा ये ना सोचते कि अगर f0 पूछा है तो x की जगह 0 रखना है। तो अब अगर मुझे f2x + 1 x² दिया fx पूछा है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यानी f0 निकालने के लिए मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स 0। आई रिपीट, मेरे शब्दों पे ध्यान दें, इमेजिनेशन अपना ऑन करें और वो हमेशा ऑन होना चाहिए। आई सेड दैट व्हाट शुड आई पुट इन प्लेस ऑफ x सो दैट इट बिकम्स 0। तो x की जगह क्या रखूं k4, क्या x की जगह क्या रखूं सो दैट 2k + 1 बिकम्स 0। तो क्या है -1/2। यानी इस रिलेशन में क्या करूं, पुट x = -1/2 बिकॉज़ आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x। तो f x की जगह -1/2 रखा तो * 2 + 1, तो क्या आ गया, ये हो जाएगा x की जगह क्या रखा था -1/2, तो इधर हो गया f of 0 = 1/, so we have got the result। ठीक है, अब ये तो रहा f0 की वैल्यू आ गई 1/4। नाउ द थिंग इज कि सर हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, इस मशीन की फंक्शनिंग को f of x की फॉर्म में समझना है, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को f of x डायरेक्टली लिख देते हैं तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आता है कि x नाम का इनपुट किस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पर तो प्रोसेसिंग थोड़ा बदल जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या रखूं सो दैट इट बिकम्स, x को किससे रिप्लेस करूं सो दैट 2x + 1 बिकम्स x, तो 2k + 1 x को किससे रिप्लेस करूं सो दैट इट बिकम्स x, तो 2k = 1 - x/2। k कितना आया 1 - x/2। सो इन दिस मशीन पुट या रिप्लेस x to 1 - x/2। तो फंक्शन ऑफ 2 * 1 - x/2 + 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 - x/2 होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, फंक्शन ऑफ 1 - x + 1, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी है, x - 1 होगा यहाँ पर, x - 1/2। तो x को रिप्लेस किया x - 1/2 से, यहाँ पर x - 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये x - 1 + 1, ठीक है आ गया। और यहाँ पर भी बच्चों x को किससे रिप्लेस किया था x - 1/2 से, तो x - 1/2, इधर क्या आ गया x - 1/2 होल। So we have got function of x is equal to function x - 1/2 whole square. So it is the, अब अगर आप यहाँ 2x + 1 रखोगे ना तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए f0, डायरेक्टली आप क्या रख दो f0 रख दो, तो क्या आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो यानी आपको कुछ आइडिया हुआ कि किस तरीके से मैपिंग में हम लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ f of x, ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, if f of 2x - 3 is equal to x² - 3x + 4, find f of x। या मैं आपको कुछ दे सकता था कि find f of 1, find f of 2। तो अब x को किससे रिप्लेस करूं so that it becomes x, तो किससे मतलब k, किससे रिप्लेस करूं ताकि ये क्या बन जाए x, तो 2k कितना आया x + 3, तो k कितना आया x + 3/2। सो वी हैव गॉट द मीनिंग दैट वी इस मशीन में x को रिप्लेस करना है x + 3/2। सो इट बिकम्स f of 2 * x की जगह रिप्लेस करना है x + 3/2 -3, x को रिप्लेस करना है x + 3/2 -3, x + 3/2 प्लस x + 3 होल स्क्वायर। इधर तो ठीक है, अपने को इधर प्रोसेस नहीं करना है, इधर देखो क्या आ गया f of x, क्या मिला
x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको चाहे तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 3/2 प्लस एक्सपेंड कर देंगे। तो अब ये हमारी टेंशन है क्योंकि ये तो आप इजीली कर लोगे। तो इसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है इफ फंक्शन ऑफ x square plus function of 1 by x square is equal to x square plus 4 and function of x square plus 2 function of 1 by x square is equal to 3x square plus 1 by x square। ठीक है, फाइंड f of x square। अजीब सा क्वेश्चन है। अजीब इसलिए है क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं पता और मेरे लिए अजीब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूं तो मुझे पता है सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो आगे इसको बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या छिपा हुआ है जो हमें नहीं पता। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। हमें चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें इस तरीके से कंडीशन में बांधा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, पी, इस पूरी चीज को मान लो p और f ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को मान लो q। तो हमें क्या दिया हुआ है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और क्या दिया हुआ है p प्लस 2q इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट डू वी वांट? वी वांट सो इट इज लाइक लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स और नॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे p चाहिए ना, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 2q हो जाए, फिर एलिमिनेशन के थ्रू मैं 2q को या q को गायब कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 किया तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8। इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2f ऑफ 1 by x square is equal to 3x square plus 1 by x square। अब क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हुआ, ये इधर क्या है f of x square। ठीक है, f of x square is equal to 2x square minus 3x square minus x square plus 8 minus 1 by x square। so it is the f of x square। तो कहने का मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा, उनको सॉल्व करना, फिर उनका जब डिस्कशन हम लोग करेंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, और जिनसे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको पोज करके अच्छे से समझ लेना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मैं सारे यहाँ नहीं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए भी दूंगा ताकि आप लोग सीखोगे और नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली डोमेन एक नया वर्ड हमें सुनने को मिला, फंक्शन तो हमें पता है। ये डोमेन आपने रिलेशन में भी पढ़ा था, रिलेशन में भी सीखा था। तो डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट। क्या चीज समझता हूं? कोई भी रिलेशन हो या फंक्शन हो, इमेजिनेशन ऑन होना चाहिए। कोई भी रिलेशन हो या फंक्शन हो, सेट ऐसे सेट वे में डिफाइन होता है। अब आपने देखा था कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। मैं उस और भी ले जाऊंगा, पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूं कि डोमेन क्या होता है। कि जो उस मशीन में आप इनपुट डाल रहे हो, तो आप कौन कौन से इनपुट डाल सकते हो ताकि आपको आउटपुट मिले। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट या x इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब मैं यहां पर इसका आगे एक्सप्लेनेशन रोक करके आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, वीडियो पॉज करके उसका आंसर अपने आप को देना।
क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन है y इक्वल टू 1/x ऑन r, इसके बारे में मुझे बताओ। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? अगर आपको मेरे नहीं से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप वीडियो पॉज करके विचार करना कि क्यों नहीं होगा ये रिलेशन एक फंक्शन, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं होगा। सर सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में आपने अप्लाई किया, तो इधर एक ऐसा एलिमेंट बैठा हुआ है जिसका रिलेटिव इधर नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब रिलेशन जो भी आपने x और y के बीच में डाला, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान मुझे यही चाहिए। y और x के बीच में जो भी रिलेशन आपने डाला, तो ये जरूरी नहीं है कि हर x और y के बीच का रिलेशन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाए। आया समझ? वापस से बोलो, ये जरूरी नहीं है कि y और x के बीच में जो भी रिलेशन है वो हर x के लिए, हर x मतलब एवरी रियल इनपुट के लिए, एवरी रियल x के लिए डिफाइन हो जाए। जैसे 0 के लिए डिफाइन नहीं होता, बाकी सब रियल नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल है। तो यानी बच्चों x क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए r नॉट। यही तो है डोमेन, सेट ऑफ इनपुट्स for which the relation or the function can be defined. So this type of relation will be a function if x belongs to r naught. If the input is non-zero, then this function will always be defined. If the inputs are non-zero, then output will always be obtained. ठीक है? तो यानी क्या सीखे? डोमेन है, तो ये डोमेन हो गया। ये डोमेन हुआ किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। और देखते हैं, अभी मैं वापस से आऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। अभी मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब एक रिलेशन में ये दे दूं, फील इट। चलो इसके पहले मैं ये वाला ले लेता हूं, y इज इक्वल टू रूट ओवर x। ये एक मशीन है, फील इट लाइक दैट वे। जैसा मैं बोल रहा हूँ मशीन, तो ये ऐसे एक मशीन है, इसमें इनपुट आएगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या करता है? स्क्वायर रूट निकालता है। 2 डालोगे रूट 2 दे देगा, 3 डालोगे रूट 3 दे देगा। तो क्या सभी रियल नंबर के लिए आउटपुट दे देगा? क्या नहीं। -2 के लिए आउटपुट नहीं देगा, -1.2 के लिए आउटपुट नहीं देगा। यानी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आ गया? कलेक्शन ऑफ द इनपुट्स, सेट ऑफ द इनपुट्स फॉर विच द फंक्शन में बी डिफाइंड। इट मींस x belongs to 0 to infinity. This is the domain. Set of values of input for which the function can be defined, it is known as domain. तो डोमेन क्या हो गया? 0 to infinity। आया समझ में? तो इस फंक्शन का, इस रिलेशन का डोमेन क्या हुआ? अब बच्चों अभी मैंने बोला रिलेशन का डोमेन, तो जब रिलेशन का डोमेन बोला जाता है ना, तो आप यहाँ क्लियर कट हो जाओ, फंक्शन के डोमेन और रिलेशन के डोमेन में डिफरेंस क्या है। रिलेशन के डोमेन में सेट ए से सेट बी में जब रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो ए में जो जो एलिमेंट रिलेशन में काम आते हैं उनका सेट कहलाता है डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। और फंक्शन में तो सेट ए में वही एलिमेंट होंगे जिनके रिलेटिव्स ऑलरेडी इधर, वही एलिमेंट्स होंगे जिनके रिलेटिव्स निकाले जा सके। तो आप फर्क समझना। तो इसीलिए डोमेन ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ फंक्शन में ये अंतर है। तो इस फंक्शन का अगर ये फंक्शन है, देखो अगर लगे ना, बिकॉज एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है? तो इस रिलेशन में ये रिलेशन कब फंक्शन होगा? जब x ये हो। तो बस यही चीज क्या है? डोमेन। यानी कि सर वो कब फंक्शन बन जाएगा और फंक्शन कब बनेगा? जब x के जो वैल्यूज आप डाल रहे हो उनके लिए आउटपुट मिले। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं डोमेन को समझने के लिए। मान लीजिए फंक्शन हम लोग लेते हैं f of x इज इक्वल टू, यानी कोई मशीन इनपुट डालने पर x -1 करती है, फिर उसका रेसिप्रोकल रिजल्ट में देती है। सर अब अगर कोई भी रियल इस मशीन में डाला, ये रही मशीन, मान लो कोई भी रियल इसमें डाला, तो वो क्या करेगी? पहले रियल -1 करेगी, तो रियल -1 इज इक्वल टू रियल। फिर ये रियल का क्या होगा? 1 बाय रियल। देखो पहले वो x -1 निकालेगी, फिर उसका रेसिप्रोकल करेगी। तो सर ये हमेशा डिफाइंड है, बस ये क्या नहीं होना चाहिए? ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड। बाकी रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज डिफाइंड। तो 0 का, ठीक है,
तो जीरो कब होगा? जब ये जीरो, और ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो। तो x माइनस वन कब जीरो होगा? x इक्वल टू वन पर, यानी इनपुट के नाम पर x इक्वल टू वन नहीं देना चाहिए। दिस इज द डोमेन। तो इसको कैसे लिखेंगे? x क्या है? वन नहीं है तो x है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। सो दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। इट विल बी अ फंक्शन इफ इनपुट्स आर लाइंग इन दिस सेट। आया समझ में? तो अब पता है आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि फंक्शन के डोमेन निकालने वाले, कि फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन कब डिफाइन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन आपको समझ में आ गया? डोमेन ऑफ ए फंक्शन सेट लगाना जरूरी है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ द इनपुट्स फॉर विच द आउटपुट y कैन बी डिफाइंड और द आउटपुट fx कैन बी डिफाइंड। ठीक है। अब डोमेन्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, डोमेन्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है। तो यहां पर fx है, ये पहला है। अगर मैं यहां पर 1/x कर दूं तो 1/x कब एग्जिस्ट नहीं करता है या कब डिफाइन नहीं होता है? जब x जीरो ना हो, यानी x जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मींस x बिलोंग्स टू r नोड होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज, अब इसका मतलब आप यहां से गलत चीज मत सीख लेना कि सर अगर ये आ जाए कहीं तो आप ये बोल दो कि x नॉट इक्वल टू 0। अरे x नॉट इक्वल टू 0 के x इक्वल टू 0 रखने पर इस मशीन में 1/0 + 1 1/1 मिल जाएगा। तो आपने गलत रटा है ना सर, ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। दैट मींस x क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल किया था, तो बेसिक फंक्शन में 1/x की जब हम बात करें तो क्या होना चाहिए? r नोड होना चाहिए। सेकंड, अगर f of x रूट x है तो x क्या होना चाहिए? अभी देखे थे सर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जब आप इस टाइप के फंक्शंस का डोमेन निकालोगे तो डायरेक्ट डोमेन मत लिख देना। हालांकि अभी डोमेन निकालना भी मैं सिखाऊंगा। आपने क्या सीखा कि स्क्वायर रूट किसका निकलता है? स्क्वायर रूट 0 या पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अगर ये मशीन को डिफाइन करना है तो ये होना जरूरी है। इनपुट ये है, इनपुट हमेशा x होता है और आउटपुट हमेशा f of x होता है। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। आया समझ में? इसका मतलब डोमेन क्या आ गया? कैसे लिखेंगे? -1 टू, अब आप याद करो कि ऐसा आपको कब पढ़ाया गया था? सेट्स में, सेट एज एन इंटरवल। तब आप कैसे लिखोगे इस x को? सेट एज एन इंटरवल, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है सर, -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और -1 भी शामिल है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर मान लीजिए बेसिक फंक्शंस में ये आ जाए तो अब दो चीजें यहां पर होगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और रूट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये मशीन कब काम करेगी? जब x 0 से बड़ा हो। तो इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। और इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। 0 शामिल है, अगर 0 शामिल नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया जिनके डोमेन भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड डोमेन of the given functions। फर्स्ट है f of x is equal to 1/2 minus x। सेकेंड है 1/x² minus 8x plus 7। थर्ड है f of x is equal to 2x plus 1/x² minus 3x plus 2। फोर्थ है f of x equals to 1/x minus 1 plus 1/x। बेसिक क्वेश्चंस। तो यहां पर हम लोग बात करें, देखो ये चीज ना जो 11th वाली वीडियो देख रहे हैं कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी read this, they have already studied this। लेकिन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि 12th के सारे बच्चों को फंक्शन अच्छे से नहीं आता होगा, तो जिनको अच्छे से आता है वो स्किप कर लें और 11th वालों को तो पूरा देखना है। 11th वाले तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th में एक्चुअली डोमेन और रेंज नहीं है, कुछ रेंज है, डोमेन भी है, लेकिन मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, यानी मशीन को क्लासिफाई करेंगे। जैसे रिलेशन को क्लासिफाई किया था ना कि रिलेशन है तो वो किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ऐसे ही हम लोग क्लासिफाई करेंगे।
तो अभी 11th वाले बच्चे ये ना सोचे कि सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या आ गया, उनको जितना रिलेशन पढ़ाया गया वही पढ़े, बाकी रिलेशन 12th में पढ़ना, ठीक है। तो अब ना इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक मशीन है, फंक्शन को आप बच्चों में पूरे एट द एंड ऑफ द फंक्शन को मैं हमेशा मशीन ही बोलूंगा। तो यानी कि हमारे पास एक मशीन है, y आउटपुट है 2 - x 1/2 - x। अभी मशीन को इनपुट डाले जा रहे हैं खूब सारे, 1 डाल दिया, 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, 9 डाल दिया। तो ये मशीन ना एक किन किन इनपुट्स के लिए बीप बीप का साउंड करेगी, यानी कि आउटपुट नहीं देगी। तो देखो ये कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब 1 के नीचे 0 है। तो 2 - x क्या नहीं होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, 1/x बेसिक फंक्शन का डोमेन था कि ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, x2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 तो मशीन को दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब सर x2 नहीं होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ही तो डोमेन कहलाता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सो दिस इज द डोमेन। अब इसकी बात करें, अब आप समझ गए। सेकंड की बात करूं, इसके डोमेन में क्या सर इनपुट सभी हो, लेकिन याद रहे कि ये 0 ना हो जाए, x² - 8x + 7 0 ना हो जाए। अभी 0 कब कब होगा वो मैं ढूंढ लेता हूं, ठीक है। तो यानी मैं कैसे लिख रहा हूं 2 के लिए, f will not be defined, machine will not give the output if x² - 8x + 7 is equal to 0. So it is x - 7 into x - 1 is equal to 0. So x is equal to 1 and 7. तो मशीन में जब आप 1 और 7 डालते हो तो उससे ये 0 बन जाएगा, और मशीन फिर आउटपुट नहीं दे पाएगी, क्योंकि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, या 1/0 हमें पता ही नहीं क्या होता है। तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 7। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से क्या क्या हटाना है, 1 और 7 कैसे हटाएंगे, सर ये 2 नंबर हटाने हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलती है, क्योंकि बच्चों सेट में से नंबर माइनस नहीं होते हैं, सेट में से सेट ही माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x + 1/x² - 3x + 2। अब बच्चों कोई भी इनपुट डालो, आपको ये तो देखना है ना कि सर किन किन इनपुट्स के लिए आउटपुट मिलेगा और किन किन के लिए नहीं मिलेगा। तो जिन जिन के लिए आउटपुट मिलेगा उन सब का कनेक्शन होता है डोमेन, ठीक है। तो सर कोई भी रियल डालो, ये रियल देगा, कोई भी रियल डालो, रियल स्क्वायर रियल -3 × रियल +2 रियल, यानी ये भी रियल। तो रियल बाय रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये रियल 0 बनता है, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में जब ये प्रॉब्लम ये 0 हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है। ये भले ही √2 हो, ये भले ही √3, इट इज आल्सो अ रियल बाय रियल इज ऑलवेज रियल, बट द थिंग इज ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों x² - 3x + 2 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, दैट मींस x - 2 * x - 1 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कब 0 होगा, 1 और 2 पर। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 1 और 2 नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 1 and 2। सो बच्चों डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2। 1 and 2 का कलेक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से हटा दो, यू विल गेट द डोमेन, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर f of x is equal to 1/x - 1, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, प्लस 1/x, ठीक है। अब इस मशीन में जब इनपुट जाएगा तो इस मशीन के 2 हिस्से हो गए, ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, और फिर दोनों ऐड होंगे और फिर फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि x अगर 1 हुआ तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं आपको आउटपुट दूंगा ही नहीं, तो आप इसमें किसको ऐड करोगे, x = 1 डाला तो ये तो 1 दे देगा, ठीक है। तो अब तरीके की बात करो, सर पहले अगर सम डिफाइंड है तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, रियल प्लस रियल ही डिफाइन होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 1 ये है कि x क्या नहीं होना चाहिए, 1। दूसरी कंडीशन x क्या नहीं होना चाहिए, 0। 0 डालोगे तो ये कोई नंबर नहीं आएगा, 0 डालने पर ये -1 आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स डिफाइंड होंगी तभी तो वो ऐड होंगी। तो ये दोनों कंडीशंस नहीं, दोनों कंडीशंस
की बात हमें रखनी है कि x 1 भी नहीं हो और 0 भी नहीं हो। तो बेसिकली x क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 और, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x बिलोंग्स टू ऑल नॉन जीरो नंबर्स, जिसमें 0 ऑलरेडी हट गया, एक्सेप्ट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग कर रहे थे फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, अगर मान लो f of x रूट x, f of x रूट x, तब क्या होगा? तो इसका डोमेन तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना x ग्रेटर, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। अब ध्यान से सोचना है, ये मशीन कब बीप बीप का साउंड करेगी और कब नहीं करेगी। बीप बीप का साउंड नहीं करेगी यानी स्क्वायर रूट निकाल देगी अगर स्क्वायर रूट को जो भी दिया गया वो 0 या 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 या 0 से बड़ा हो, तो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपने आप आ गया। आपको कंडीशन लगाने के बाद में, यानी आप तरीका सीखो डोमेन निकालने का। ये तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। डोमेन निकालने का तरीका ये है कि पहले रूट के अंदर की कंडीशन या फंक्शन डिफाइन होगा, इसके लिए सारी कंडीशंस लिखनी है, फिर धीरे धीरे उन कंडीशंस से आपको कहां तक पहुंचना है, x तक पहुंचना है। यानी क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से बड़े सारे रियल नंबर, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 ठीक है। जैसे f of x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस सॉरी रूट 1 माइनस एक्स और x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे वो इनपुट ढूंढना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले ना राइट ऑल द कंडीशंस सो दैट द मशीन कैन प्रोवाइड द रियल आउटपुट। सर इस टर्म को कब चाहिए, कहती है कि मुझे जो भी दो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, क्योंकि जो भी मैंने किया ना, हो सकता है आपको यहाँ डाउट है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गलत होगा। तो मैं अभी यहाँ इस पर नहीं जा रहा हूं, ये इन इक्वेशन का पार्ट है। हमें डोमेन निकालने के लिए इन इक्वेशंस को डील करना पड़ेगा। तो मैं भी जस्ट इसके बाद, यानी अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस एग्जांपल में ले रहा हूं, फिर हम इन इक्वेशंस को पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। तो अभी मैं बस सॉल्व कर देता हूं। आप सोचो कि आपको सॉल्व करना आता है इन इक्वेशन, इसको इन इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इक्वेशन नहीं है। 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या आया, लेसर देन, x आया लेसर देन और इक्वल टू 1। तो ये तो बोलता है कि जो भी इनपुट दो वो एक या x से छोटा दो, और ये क्या कहता है, x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मींस x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इन दोनों कंडीशंस की बात माननी है, ऐसा इनपुट डाले जो इसकी भी बात माने और इसकी भी बात माने। प्रैक्टिकली सोचो, मशीन का एक हिस्सा कहता है, दोनों हिस्सों की बात मानिए तब जाकर के फाइनल आउटपुट आएगा। एक हिस्सा कहता है कि जो भी इनपुट दो एक से छोटा दो या एक दो, ध्यान से सुनना, और दूसरा हिस्सा बोलता है कि जो भी इनपुट दो वो 3 या 3 से बड़ा दो। तो बच्चों ये दोनों कहीं पर भी कॉमनली इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, या कॉमनली कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या? अगर एक या एक से छोटा नंबर ले लूंगा तो क्या वो 3 या 3 से बड़ा हो पाएगा? अगर 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर ले लूंगा तो क्या वो 1 या 1 से छोटा हो पाएगा? इसका मतलब क्या आया, x बिलोंग्स टू 5। एक भी इनपुट ऐसा नहीं है जिसको इस मशीन में डालने पर बीप बीप का साउंड ना आए। मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल, दिस फंक्शन कैन नेवर बी डिफाइंड फॉर एनी रियल। कोई भी रियल डालो हमेशा बीप बीप का साउंड करेगा, क्योंकि डोमेन में क्या है, नो एलिमेंट्स, नो मतलब नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं है डोमेन में जो कि इस फंक्शन में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये था डोमेन ऑफ द फंक्शन, लेकिन मैंने आपको एकदम बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। अब क्या होगा बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन इक्वेशंस। सर ये अचानक डोमेन पढ़ाते पढ़ाते इन इक्वेशंस पर कैसे आ गए? देखो, आपको इन इक्वेशंस पढ़ाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, आप खुद जान लो। मान लीजिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड डोमेन ऑफ f of x या y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस, ठीक। तो आप कहाँ उलझ जाओगे, आप फटाक से ये तो लिख दोगे
कि स्क्वायर रूट तो तब डिफाइन होता है जब ऐसा हो, ठीक। और याद रहे कि ये जीरो नहीं होने देंगे, मतलब अगर ये नंबर पॉजिटिव है या जीरो है तो चलेगा, ये तो मैंने लिखा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इन इक्वेशंस? अब आप बोलोगे सर आसानी तो है, ये मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो कहना चाहोगे। तो बच्चों आपने जो डोमेन आप लेकर के आए ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इन इक्वेशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। Why do we need to study in equations, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कि ये बता रहा हूँ कि हमें इन इक्वेशंस पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब x एक से बड़ा कुछ भी डालो, डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल 2 डालो, 2 minus 1, 6 plus 2 8, ऑफ कोर्स आउटपुट डिफाइंड है, रियल है। तो यानी कि सर क्या यही आंसर है क्या? क्या इस मशीन में एक या एक से बड़े ही इनपुट डाल सकते हैं क्या? नहीं, मुझे पता है। आप इस मशीन में -2 डाल करके देख लो, तो x इक्वल टू -2 पर क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू रूट ओवर -2 -1 -3 -2 3 इंटू -2 -6 + 2 -4 रूट ओवर 3/4, अच्छा खासा रियल नंबर है। इसका मतलब अगर आप इसको डोमेन मानते हो तो कुछ ना कुछ या बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इनपुट हो सकती थी और उनको आपने नहीं लिया, जबकि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स which can define the function is known as domain। यानी बच्चों हमें इन इक्वेशंस को सीखना पड़ेगा। इन इक्वेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस जो नहीं यानी इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू साइन आ जाए तब कैसे डील करेंगे। तो फाइनली मैंने आपको कोशिश की ये बताने की कि इन इक्वेशंस हमें क्यों पढ़ना है। तो इन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशंस, रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशंस। क्या क्या रूल्स हैं? पहला रूल ये है कि ट्रांसफर ऑफ टर्म्स इज फुल्ली अलाउड। जिस तरीके से इक्वेशन में ट्रांसफर ऑफ द टर्म्स करते थे, जैसे इक्वल टू, इधर a प्लस बी इधर c प्लस डी, ठीक है। तो जब आप इधर टर्म ले जाते थे तो साइन चेंज करते थे ना, इन द सेम वे ट्रांसफर आप इन इक्वेशंस में कर सकते हैं जैसे इक्वेशंस में करते थे। फिर उसके बाद में इफ इन इक्वेशन is multiplied, if in equation is multiplied by a negative number, अब मल्टीप्लाई हो गया मतलब डिवाइड हो गया, -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है माइनस या -½ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि -2 से डिवाइड करना, बात तो वही है। तो यहाँ पर ये जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि इफ इन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंजेस। साइन ऑफ इन इक्वेशन इज चेंज्ड। क्या मतलब है इसका? देखो समझा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x ग्रेटर देन 2 है तो दोनों और -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये दिखना चाहिए, ठीक है, -x ग्रेटर देन -2। तो इक्वेशन में ऐसा होता था, इक्वेशन में ऐसा होता था। तो अब कहने का मतलब यहां तो सही है, क्योंकि अगर x2 है तो -x2 होगा। तो बच्चों इक्वेशन के रूल को इन इक्वेशंस पर हम लोग नहीं थोप सकते। तो -x ग्रेटर देन -2 है, ये गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूं। देखो 4 ग्रेटर देन 2 होता है कि नहीं होता? होता है ना। अगर आप इस रूल को सही मानते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या ये होता है क्या? क्या -4 -2 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। यानी इन इक्वेशंस में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जब आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे? इन इक्वेशन का साइन चेंज करोगे। तो आगे से आप ध्यान रखना। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर 4 इज ग्रेटर देन 2 है, आई रिपीट, अगर 4 इज ग्रेटर देन 2 है तो 4 2 8 विल बी ग्रेटर देन 4। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -8 इज ग्रेटर देन -4, तो ये गलत हो गया।
तो ये हमने देखा कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड जो रूल हमें फॉलो करना है इन इक्वेशंस के लिए, ये रूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, रूल इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि जैसे अब इक्वेशंस, ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ दैट वी कैन नॉट इम्पोज द रूल्स ऑफ इक्वेशंस व्हाइल सॉल्विंग द इन इक्वेशंस। सो थर्ड इज कि जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे कि कहीं ये लिखा हो 1/2 इज ग्रेटर देन, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों अलाउड नहीं है, -3/4 ऐसा होता है कि नहीं होता। 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर, सो 4 इज ग्रेटर देन -6। सर सही तो है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये माइनस यहां होता तो, ठीक है, तो क्या हो जाता, -4 इज ग्रेटर देन 6। रीजन समझना क्या हो रहा है। तो समटाइम्स इट इज करेक्ट एंड समटाइम्स इट इज रॉन्ग, व्हाई इट इज सो, फिर ध्यान से देना, फिर ध्यान देना। 1/3 इज ग्रेटर देन 4/5, सॉरी 1/3 इज ग्रेटर देन -4/5। अब देखो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, है ना, तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां पर माइनस होता और फिर जब आप मल्टीप्लाई कर देते -5 इज ग्रेटर देन 12, तो अनर्थ हो जाता, घोर अनर्थ, महापाप हो जाता। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज -5 इज नॉट ग्रेटर देन। इन द सेम वे जब कहीं ऐसा लिखा हो ना बच्चों, जब कहीं ऐसा लिखा हो ना, तब आप वही पाप की पुनरावृत्ति मत करना। क्यों? हमें जब x की वैल्यू नहीं पता, x वेरिएबल है कि नहीं, है ना, तो आपको किसने कहा कि ये x पॉजिटिव है, x में भी एनीथिंग, जब सॉल्व होगा तो पता लगेगा। तो अगर आप ऐसा कर दो कि x + 1 इज ग्रेटर देन x², तो आप बच्चों गलती कर रहे हो। ये जो आपने लगाया, इससे आगे जब आप सॉल्व करोगे कि x² - x - 1 इज लेसर देन 0, इससे जो x आपको मिलेंगे वो x इस बात को सेटिस्फाई करते होंगे कि उन x की वजह से ये और ये क्या रहा होगा, पॉजिटिव, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 आप खुद लेकर के चल रहे हो। आई रिपीट, ये पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन -1, ये पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तब आप ऐसा कर सकते हो, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। इतना हिंट सफिशिएंट है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो अगर आप यहां पर फंसे हो कि 1/x² + 1 4/2x² - 5 + 5। अब बच्चों 9th क्लास का 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा किसी भी रियल का स्क्वायर + 1 हमेशा पॉजिटिव। कुछ भी कर लो सर, व्हाटएवर यू चूज x, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हो गया, 2x² + 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, तब ये रूल वैलिड है। ठीक है, मान लीजिए कहीं लिखा हो x/x² + 1, मुझे नहीं पता बच्चों आप कितना समझते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं ही नहीं, आजकल तो समाज सेवा हो रही है। अब जो लोग मतलब एडमिशन के टाइम पर भी ये बोलते थे ना कि डेमो नहीं देंगे, अब तो वो भी समाज सेवा में लगे हुए हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन में आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज नॉट माई इंटेंशन बच्चों, आई एम जस्ट providing the lectures to my students and the students who are taking interest in my lectures so that they can utilize the time. Here I am not to present myself from Core Academy. मैं समाज सेवा के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिवली इसको लें और फिर एडमिशन्स के लिए सोचें कि अरे कितना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आपका टाइम यूटिलाइज हो और हम सभी कोर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वी नो दैट इफ वी आर गुड देन एवरीवन विल कम टू अस, इफ वी आर नॉट गुड देन नो वन विल कम टू अस। नेचुरल सी चीज है। तो आप ना ये सारी बातें बकवास, मैं वापस से मुद्दे पर आता हूँ, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है, ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स। तो यहाँ पर ये जो दिखा हुआ है इसको आप समझे कि करना क्या है। सर हमें ना इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें वो x ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये हमेशा पॉजिटिव है ना, x by a positive number is always greater than 0 means always positive। मैं आपसे पूछूं कि x by पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो कब पॉसिबल है,
दिस ओनली पॉसिबल व्हेन x इज पॉजिटिव। आपने ऐसे ही पता कर लिया सॉल्यूशन, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, यानी कौन सा x इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉजिटिव x इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 2.5 रखो, 5.7 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। और अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगला है, ये रूल जो है थोड़ा स्पेसिफिक है। व्हाइल सॉल्विंग algebraic inequations, while solving algebraic inequations, always follow two rules. Always follow two rules. First, get the inequation into the form something is greater than 0 or something is lesser than 0। मतलब एक तरफ एक्सप्रेशन हो, ये x नहीं है, ये कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ z हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन ये कोई भी इक्वेशन हो, यानी एक तरफ 0 रहना चाहिए और एक तरफ पूरा एक्सप्रेशन हो। सेकंड, फैक्टराइजेशन is only the way to solve inequations। जब कोई भी टीचर रूल बताता है तब हम लोग ना रटने की कोशिश करते हैं, डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं लिखा करके नोट्स पूरे करवा चुका हूं, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब जब मैं आपको समझाऊंगा तब हम इन सारी चीजों को रिकॉल करेंगे ही, बाकी इतने से रूल आपके लिए सफिशिएंट है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, सॉल्व x into x plus 1 या सॉल्व x into x plus 1 is greater than 0। एकदम बकवास क्वेश्चन है सर, ये तो आप सॉल्व कराओ ही मत, मतलब करवाओ ही मत, ठीक। एक्चुअली यहाँ जो मैं क्वेश्चन दे रहा था वो ये दे रहा था 3 - x लेसर देन 0, ठीक। अब आप ना, यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल दैट x मस्ट बी हियर। ये पता है किनको डील कर रहे हो अभी, लीनियर इक्वेशंस को देखो, लीनियर एक्सप्रेशन इन x। तो क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई किया तो ये गलत है, ऐसा नहीं कि सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो और साइन चेंज नहीं किया, क्या पढ़े हम। अब नाउ वी आर इन कंफर्टेबल जोन, सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 3। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, सेट एज एन इंटरवल। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व x plus 1 upon 3x minus 2 is greater than 0। अब आएगा मजा, यानी मुझे वो x ढूंढ करके लाने हैं, I repeat, मुझे वो x ढूंढ करके लाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर योर सेटिस्फैक्शन और फॉर योर कॉन्शियसनेस या टू टेक योर अटेंशन, आई जस्ट want to ask one question to you. Tell me that 0 is satisfying this inequation or not. Means as I put x equal to 0, then the 0 satisfies this inequation or not. वीडियो पॉज करके अपने आप को जवाब देना। तो as I put 0, तो 1 upon 3 into 0 -2, तो 0 is not satisfying क्योंकि -1/2 is not greater than 0। It means इसके फाइनल सॉल्यूशन में जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज में 0 नहीं होना चाहिए। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस। एक पल तो मन क्या करेगा, सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब नहीं कर सकते ना, ठीक है। देखो आप फिर करके देख लो, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या x ग्रेटर देन -1, यानी कि ये बोल रहा है ये सॉल्यूशन की -1 से बड़ा हर एक x, -1 से बड़ा हर एक x, एवरी x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और अभी तो आपने देखा that 0 is not satisfying the inequation. So what can we conclude? We can conclude that this solution is wrong.
तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है, वो तरीका अभी हम लोग तरीके से समझेंगे। तो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आई कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस विथ जीरो बिकॉज आई डोंट नो द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन और व्हाटएवर इट इज। तो क्या करना चाहिए, अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फीड करो। हम लोग क्या सीख रहे हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशंस, ये तो हो गया। अब हम लोग सॉल्विंग इन इक्वेशंस देखें। तो एक इन इक्वेशन इस टाइप की, दोनों लीनियर है। आपको मैं 2 से 3 एग्जांपल दूंगा और उससे आपको बहुत ज्यादा सीखना है, मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो या बेनिफिट हो आपको। मैंने कहा कि एक ए है और एक बी है और ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। मुझे आप बताओ कि ए बाई बी कब पॉजिटिव होगा। तो अगर ए पॉजिटिव हो तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक केस तो ये हो गया। एक केस ये कि ए नेगेटिव हो तो बी भी नेगेटिव हो। तो अब अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करूं, सिस्टमेटिकली मतलब अगर तरीके से सॉल्व करूं, तो आई विल हैव टू एक्सप्रेस लाइक दिस कि केस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और उसी x के लिए ये भी ग्रेटर देन 0, यानी ऐसा x इसको सेटिस्फाई करेगा जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो। तो मैं इन दोनों इन इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करूंगा। तो x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन क्या आया कि x -1 से बड़ा हो और x 2/3 से भी बड़ा हो, ओवरऑल x 2/3 से बड़ा हो, यानी एक सॉल्यूशन तो आ गया कि x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। अगर x ग्रेटर देन 2/3 है, ध्यान से समझना, तो उस केस में ये दोनों की दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। उस केस में ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव व्हिच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। केस 2 की बात करता हूं। ऐसे इनपुट लेना चाह रहा हूं जिसकी वजह से न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। In that case, x is greater than -1, x is lesser than 2/3. तो मुझे क्या मिलता है, x lesser than -1, x lesser than 2/3, तो ओवरऑल ये होगा, क्योंकि वो x जो 2/3 से भी छोटा हो, -1 से भी छोटा हो, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि सर अल्टीमेटली या फाइनली x -1 से छोटा होना चाहिए। एक और सॉल्यूशन आ गया x lesser than। तो फाइनल आंसर की बात करूं तो x क्या आया, 2/3 या 2/3 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ये सारे x के लिए भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। यूनियन अभी और भी सॉल्यूशन है 2/3 टू ∞, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो एक शॉर्टकट मेथड है। आपने इस सॉल्यूशन के थ्रू क्या सीखा कि सर सारा का सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव करने का है। तो मैंने क्या कहा, x जो भी मिलेगा मुझे नंबर लाइन पर मिलेगा, -∞ से ∞। ये जहां 0 होता है वो नोट कर लो, तो -1 पर 0 होता है। ये कहां 0 होता है, 2/3 पर 0 होता है। अब मुझे ये पता करना है, इस नंबर लाइन के मैंने 3 रीजन कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए। अब मैं x ढूंढने निकला, तो मैं -∞ से चला -1 तक। तो इसमें कोई भी एक वैल्यू ले लो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। अब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, -1 के इधर कोई भी x उठाऊं, तो कोई भी x ले लिया, -2 ले लिया, -1.1 ले लिया, -3 ले लिया, -3.5 ले लिया, तो कोई भी x उठाऊं, -2 लिया, तो -2 + 1 -6 -2, नेगेटिव। आपको वैल्यू से मतलब नहीं रखना, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव हो गया तो यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पूरा रीजन ओके है। -1 को नहीं लेना है, -1 पर 0 हो जाएगा। फिर इस रीजन में अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव कब है, जब x लेसर देन -1, केस 1 फॉलो हो रहा है। यहां पर कोई भी एक वैल्यू उठाई, 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है,
0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। तो इस फील्ड का एक भी x सॉल्यूशन में नहीं होगा। फिर 2/3 के इधर x सोचा, 2/3 मतलब 0.66, तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, इवन 1 भी ले सकता हूँ। तो जब मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 1 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये भी सॉल्यूशन फील्ड में आया या सॉल्यूशन में आया। 2/3 शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2/3 टू इन्फिनिटी। तो फिर हम लोग केसेस लेने से बच सकते हैं। ये मेथड मैथमेटिशियन लोगों ने सजेस्ट किया, और इसको क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है तो लोगों ने इसी को प्रेफर किया इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। मान लो इन इक्वेशन कुछ ऐसी कि सॉल्व x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 लेसर देन 0। ठीक है, सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव का है, तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी उन x को नहीं लेंगे जिनकी वजह से तीनों पॉजिटिव हो। तीनों अगर नेगेटिव हो तो उन x को ले लेंगे जिनकी वजह से तीनों नेगेटिव हो। तो अगर ऐसे केसेस में करेंगे तो और भी केस बन रहा है, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तब भी चलेगा। लेकिन ऐसे हम लोग बार बार केसेस लेंगे तो हम लोगों को टाइम ज्यादा लगना है। ये बात मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या करना है, x माइनस 2 कहाँ 0 होता है, किस x के लिए 0 होता है, 2 के लिए 0। ठीक है, x प्लस 1 किस x के लिए 0 होता है, -1 के लिए, और ये -3 के लिए। यानी -3 के इधर तो ये पॉजिटिव होगा, इधर ये नेगेटिव होगा। -1 के रेस्पेक्ट में ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये जो मेथड है कैसे काम कर रहा है। तो नंबर लाइन को हमने 1 2 3 और 4 हिस्सों में बांट दिया। नाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, यानी वी कैन फाइंड ऑल दोस x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो 2 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू सोचते हैं, 3 सोचा, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 पॉजिटिव, 3 प्लस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव लेसर देन 0 नहीं, ये नहीं आएगा। फिर -1 से 2 में 0 के लिए सोचा, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 प्लस 3 पॉजिटिव, ये करेगा, ये नहीं करेगा, और ये करेगा। इस तरीके से आप निकाल देना। तो क्या आया, -3 को नहीं लेना है, यानी -3 को नहीं लेना है, क्योंकि -3 से ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर -1 से 2, -1 रखते ये 0 हो जाएगा, 2 रखते ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 लेसर देन 0 सेटिस्फाई नहीं करता। तो यानी फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, यानी वो सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x बिलोंग्स टू यहां से -∞ टू -3, अभी और भी x है, यूनियन, और भी मजदूरों को बुलाना है, ये मजदूर भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, -1 टू, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ना एग्जांपल्स बढ़ा सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देता हूं। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेसर देन इक्वल टू 0। आप अगर इन इक्वेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहां पर आपको एक और चीज समझाता हूं कि आप इस तरीके से सोचें कि मुझे वो x ढूंढने हैं, यानी -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक वो नंबर मुझे चाहिए जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अब अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा है और क्यों मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों x माइनस 2 कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये सोचना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखो कोई भी बता देगा अगर x 2 से बड़ा है, सॉरी 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा और 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, इसको देख करके नहीं बता सकते। यानी लीनियर फैक्टर में हमें इजीली पता लग जाता है कि वो कब किस x के लिए पॉजिटिव होगा और किस x के लिए नेगेटिव होगा। इसीलिए हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। देखो बच्चों आप ना जब फैक्टराइज करते हो तब आपको टाइम लगता है, मुझे टाइम नहीं लगता है। तो अगर किसी को, क्योंकि आप 11-12 के बच्चे हो तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि फैक्टराइजेशन सिखा देता हूँ मैं टिप्स आपको। अगर आपको जानना है फैक्टराइजेशन ऑरली कैसे किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा।
अब अदरवाइज आप 2 स्टेप्स लेते, इसको ब्रेक करते, 4 को ब्रेक करते 5 - 1 और फिर फैक्टराइज करते। अब देखो, दो फैक्टर का प्रोडक्ट लेसर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि सारा खेल ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, यानी वो x को नहीं लेंगे जिनकी वजह से दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव लेसर देन इक्वल टू 0 नहीं होता। ऐसा केस ले लेंगे, समझ रहे हो ना? तो ऐसे केसेस लेने की जगह हम लोग क्या करें, वो टिप या जो हमने ट्रिक ढूंढी है या हमें जो बताई गई है उसको, तो ये कहाँ 0 होता है, -1 पे नंबर लाइन में। तो -1 के इधर ये पॉजिटिव रहेगा, इधर ये नेगेटिव रहेगा। फिर हम लोग चेक करते हैं ये रीजन टू रीजन, ये 5 के इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव। तो अब आप देखो कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, तरीका तो आपको पता है, लेकिन -1 के पहले हमें कोई भी x सोचना है, तो -1 के पहले क्या आता है, -2 आता है, -3 आता है, -1.5 आता है, तो -2 रखा, तो -2 रखा तो नेगेटिव, -2 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैन नॉट बी लेसर देन और इक्वल टू 0, ठीक, यानी ये रीजन नहीं आएगा। फिर -1 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, सर 0 रखा, 0 - 5 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव लेसर देन और इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो सर ये रीजन आ गया। -1 लेना है क्या, बिल्कुल लेना है, क्योंकि -1 रखने पर ही 0 हो जा रहा है, और 0 लेसर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 5 भी लिया जा सकता है। तो ये नहीं आया तो ये आया और ये नहीं आया, ऑल्टरनेट, ऐसे ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलता है। ये भी ट्रिक है, लेकिन अभी आप इसको इस्तेमाल नहीं करना। जब आप 8-10 क्वेश्चन इस तरीके से कर लो तब आपको खुद से रियलाइज होगा कि ऐसा होता है, ऑल्टरनेट पैटर्न, एक राइट एक क्रॉस फिर राइट क्रॉस। यानी x बिलोंग्स टू क्या, -1 to 5, -1 शामिल है क्योंकि -1 पर ही 0 हो जा रहा है, और 5 भी शामिल है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले x या सेटिस्फाई करने वाले x -1 to 5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंक्लूडिंग -1 and 5। सो दिस इज द आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जब मैंने आपको रूल पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि जब आप किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को जिसमें x इन्वॉल्व हो को जब सॉल्व करते हो तब पूरे एक्सप्रेशन को एक तरफ और 0 को एक तरफ ले जाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि सॉल्व x³ माइनस x³ इज ग्रेटर देन x, इसको सॉल्व करना, यानी वो x बताने हैं जिनका क्यूब उनसे खुद से बड़ा हो, ठीक है। तो तरीका क्या था, यही एकमात्र तरीका है, एक्सप्रेशन को एक तरफ लाओ और एक तरफ 0, फिर फैक्टराइजेशन करना ही है। क्यों करते हैं फैक्टराइजेशन, अब आपको पता लग गया। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करना ही पड़ता है। फैक्टराइज किया तो x कॉमन लिया, x² - 1, x into x minus 1 into x plus 1 greater than 0। अब नंबर लाइन बनाई, -1 ये 1 पर 0 होता है और ये 0 पर। नंबर लाइन पर जब आप वो पॉइंट्स मेंशन करो जहां पर फैक्टर्स 0 होते हैं तब उन्हें ऑर्डर में करना है, -1 के बाद ही 0 आता है, 0 के बाद ही 1 के इधर पॉजिटिव 2 रखा तो पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा। 1 नहीं ले सकते, 1 रखने पर 0 हो जाएगा। -1 से 0 0 नहीं ले सकते और -1 भी नहीं ले सकते। तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to infinity। आई थिंक अब आप समझ गए हो कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वेशंस। तो समरी ये है, इनइक्वेशन अलजेब्रिक इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन LHS में पूरा एक्सप्रेशन होता है और RHS में 0 लाना होता है। फिर LHS में हमें क्या करना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो फैक्टराइज्ड हो, लीनियर फैक्टर्स जितने ला सकते हो। अब जैसे सॉल्व x² - 2 x - 3 अपॉन x plus 3 x minus 2 lesser than 0, इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0। कॉम्प्लिकेटेड है, परेशान नहीं होना है।
इसको फैक्टराइज किया, पूरा का पूरा फैक्टराइज कर रहे हैं, पूरा एक्सप्रेशन। इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो लीनियर फैक्टर्स आ गए। नंबर लाइन, ये 3 पर 0 होता है, ये -1 पर, ये -3 पर, -3 यहां ले लो, -1 यहां ले लो, 2 यहां आएगा, ठीक। तो नंबर लाइन ये कितने बार कर दिए, 1 2 3 4 5। अब x को ढूंढने निकला यहां से या उल्टा चल, वैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं। -3 के इधर कोई भी एक वैल्यू सोची, -4, -4 -3 नेगेटिव, -3 प्लस 1, सॉरी -4 रखना ना, -4 -3 नेगेटिव, -4 प्लस 1 नेगेटिव, -4 प्लस 3 नेगेटिव, -4 -2 नेगेटिव। ओवरऑल पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा, ये करेगा और ये नहीं करेगा, ठीक। आपको नहीं करना है ना, इसे आपको चेक करना है। -3 से -1, तो -3 ले सकता हूँ क्या, इससे 0 हो जाएगा। -1 ले सकता हूँ, -1 क्यों ले सकता हूँ, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको अलग से चेक करना पड़ता है बाद में जब सॉल्यूशन आ जाता है। -1 रखने पर ये यहाँ -1 रखा तो 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, और 0 लेसर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। 2 2 3, 2 लेते ही गड़बड़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 3 ले सकते हैं। यानी सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, -3 to -1 1 क्लोज है, यूनियन 0 to 3 3 क्लोज, सॉरी 0 to 3 नहीं, 2 to 3, 2 to 3, 2 ओपन है और 3 क्लोज है। So in this way we can solve algebraic inequations. अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग डोमेन पर थे, डोमेन पढ़ते पढ़ते हम अचानक यहां पर आ गए थे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to x minus 2 root over x minus 2 upon x plus 3 plus 1 upon root over 4 minus x square plus 3x upon x minus 2, ठीक है। इसका डोमेन मुझे निकालना है। तो बच्चों इसका डोमेन निकालने के लिए इस फंक्शन में इट इज द सम ऑफ 3 टर्म्स, हर एक टर्म डिफाइन होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, डोमेन निकालने के लिए पहले कंडीशंस लिखी जाती है। डोमेन मतलब मुझे वो इनपुट्स चाहिए जिनके लिए आउटपुट मिले, तो उन इनपुट्स के लिए ईच एंड एवरी टर्म, ऑल 3 टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड सेपरेटली। तो x minus 2 upon x plus 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक कंडीशन ये भी लो कि x plus 3 0 नहीं होना चाहिए। x plus 3 0 नहीं होना चाहिए, इसमें शामिल है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आप x plus 3 को 0 नहीं होने देते हो, -3 को नहीं लेते हो। दूसरी कंडीशन है, अगर वो इनपुट लिए जो इसको सेटिस्फाई करे तो ये टर्म हमेशा डिफाइंड है। फिर 1 upon root over 4 minus x square, 4 minus x square must be greater than 0। ये दोनों कंडीशन अगर इंप्लीमेंट होती हैं तो ये दोनों टर्म्स हमेशा डिफाइंड है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले x या इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले x, इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं। थर्ड कंडीशन, कोई भी रियल हो, रियल अपॉन रियल, यहाँ रूट वगैरह नहीं है। तो सर ये रियल अपॉन रियल हमेशा रियल होता है, बस x माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू। अब इन तीनों कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। पहली कंडीशन है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत आसान है, क्या 2 और -3, ये -3 पर 0 होता है, 2, ठीक है। अब 2 के इधर कोई भी एक नंबर रखा, अब आप समझदार हो बच्चों, 3, या फिर देखो 2 के इधर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा, और ये, तो ये तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन। सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 minus x square ग्रेटर देन 0
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेसर देन 0। फैक्टराइज किया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेसर देन 0। कई नमूने यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि एक्स स्क्वायर लेसर देन 4 इसलिए x लेसर देन 2, तो इससे बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फैक्टराइजेशन ही आपको करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 और 3 रखा, क्योंकि इधर का रिजल्ट पता करें कि आएगा कि नहीं आएगा। 3 रखा, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 2 पॉजिटिव, गड़बड़ हो गया। पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये होगा और ये नहीं होगा। तो अब फाइनल आंसर क्या है? ये वो x है जो इसको सेटिस्फाई करता है, ये वो x है, ये वो x है जो इसको सेटिस्फाई करता है, और ये वो x है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें वो x है जो तीनों को सेटिस्फाई। हाउ कैन आई फाइंड दिस? इसके लिए मुझे ये सारी कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यानी वो x लेना पड़ेगा जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। अकॉर्डिंग टू दिस x 2 के इधर होना चाहिए, 2 शामिल हो सकता है, -3 के इधर -3 शामिल नहीं होगा, 2 शामिल हो सकता है ना, 0 हो जाएगा। 2 के इधर 2 शामिल हो सकता है, और -3 के इधर वही नंबर लाइन नीचे बनाई, 2 को कहां दिखाऊंगा? यहाँ, -2 को यहाँ दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये होना चाहिए, यहां से यहां में 2 शामिल नहीं होना चाहिए, 2 पर 0 हो जाएगा, -2 भी शामिल नहीं होगा, ठीक। और अगली कंडीशन क्या थी? x 2 नहीं होना चाहिए। अब हमें वो x उठाना है नंबर लाइन पर, इन तीनों नंबर लाइन को देखते हुए वो x जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो आपको पता लगेगा बच्चों की इधर तो कोई है ही नहीं, इससे इसमें कोई नहीं है, मतलब वो x जो इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो x 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इस तरीके से, ये मैंने गलत बना दिया था, यानी सभी x सॉल्यूशन फील्ड में, ये नंबर लाइन है, सभी लेने लेकिन 2 नहीं लेने। यानी आपने देखा कि ये दोनों के अकॉर्डिंग तो हम ये वाला रीजन ले सकते हैं, ध्यान से समझना, यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। लेकिन सर यहाँ तक मैं अगर मैं x लेता हूँ -∞ से -3, तो ये खुश है, ये भी खुश है, लेकिन ये खुश नहीं है, यानी बच्चों यहाँ तक तो हम कुछ ले ही नहीं सकते। फिर यहाँ देखें तो ये राजी नहीं है, अगर -2 से 2 लो तो ये नाराज हो जाएगा। फिर अगर इधर देखूं तब नाराज है, नाराज यानी क्या है? x बिलोंग्स टू 5। एक भी ऐसा x नहीं है जो तीनों रीजन में लाई करता हो कॉमनली। आप अच्छे से देखो, ये इसमें है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर, तो ये गया। फिर यहाँ से यहाँ में, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ पे देखा, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, तीनों में होना चाहिए ना। फिर इधर देखा तो इधर है, इधर है और इधर नहीं है तो कुछ नहीं मिला। फिर 2 एक पॉइंट कॉमन आ रहा था, तो 2 से ना तो इंक्लूड नहीं है, इधर है, इधर नहीं, इधर नहीं है, तीनों की मानेंगे तो 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? x बिलोंग्स टू 5। एक भी ऐसा x नहीं है जो इस फंक्शन को डिफाइन करे, यानी ये मशीन नॉट डिफाइंड है फॉर एवरी रियल x। इसका डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यानी x कुछ भी नहीं होना चाहिए, x ऐसा एक भी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, आपको होमवर्क मिल जाएगा, इन इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस अचानक से आपको स्लाइड दिख जाएगी वीडियो के बीच में। अब कुछ नोट है जो हमें याद रखना है। पहला नोट, रिमेंबर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस डायरेक्टली। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो फैक्टर हो, लाइक x + 3 x - 2 > 0, तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो -3 और 2। अगर ये ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर में ज्यादा सॉल्यूशन आएगा, यानी x की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो इधर भी मिलेंगी और इधर भी मिलेंगी, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, -3 और 2 दोनों नहीं रहेगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 टू, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा होता,
x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेसर देन 0, तब क्या 1 यहाँ पर 3 यहाँ, छोटा है मतलब छोटा, छोटा फील्ड लगेगा, यानी यहाँ राइट लगेगा, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, तो यानी आंसर आएगा -1 2, -1 और -3 दोनों नहीं लेंगे। तो छोटे में छोटा सॉल्यूशन फील्ड आता है और बड़े में बड़ा आता है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेसर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू a टू b। सर ये जहां 0 होता है, ये जहां 0 होता है, लेसर देन के कैसे? फिर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा? अगर a पहले आता होगा, हमें नहीं पता a और b क्या है, वो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। अगर b छोटा है तो b पहले आएगा, a छोटा है तो a पहले आएगा, नंबर डाल। बड़ा मतलब बड़ा सॉल्यूशन फील्ड, ठीक। जैसे एक जोरदार क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आपको, और अगर ऐसा हो कहीं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? 1 और 2 के इधर 2 शामिल होगा, 1 के इधर 1 शामिल होगा। अगर आ जाए x माइनस 1 x प्लस 1 लेसर देन 0 या x माइनस 2 x प्लस 2 लेसर देन 0, तो ये दोनों कहाँ 0 होते हैं? -2 और 2 पर। छोटा मतलब छोटा, ये अगर यहाँ ये हो जाता तो दोनों शामिल हो। आया समझ में? ये टिप है, आपको याद रखना है डायरेक्टली। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन फॉर इन इक्वेशन ऑफ टाइप x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 या सॉरी लेसर देन 0 या x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, तब भी वही फंडा काम करेगा। जैसे एग्जांपल x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेसर देन 0, ये 1 पर 0 होता है और ये -2 पर, तो -2 और 1। छोटा मतलब छोटा, यानी कि ये सॉल्यूशन फील्ड है, ठीक है। तो 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से 0 हो जाएगा, -2 भी नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब ये -3 पर 0 होता है, ये 2 पर 0 होता है। बड़ा मतलब बड़ा, सर -3 को ले सकते हैं क्योंकि -3 से 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 2 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन फील्ड आ गया, यानी सॉल्यूशंस आ गए। तो ये आपको याद रखना है जब दो फैक्टर होते हैं। 3 के केस में कोई टिप नहीं है, 2 के केस में है, तो ये टिप आपको याद रखनी है, लिख लेनी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस को खत्म करेंगे हम लोग। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to root over 1 minus x upon x plus 2 plus 2 minus x upon root over 9 minus x square plus root over 16 minus x। ठीक, अब आप थोड़े होशियार हो गए ना। पहली कंडीशन क्या है? 1 minus x upon x plus 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। दूसरी कंडीशन, सर रियल अपॉन रियल, तो सिर्फ इसका ध्यान रखना है, रूट भी डिफाइन होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 9 minus x square 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो कंडीशन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर रूट डिफाइन हो गया और नीचे 0 नहीं है, तो रूट कब डिफाइन होगा? जब अंदर वाला आइटम 0 या 0 से बड़ा हो। 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई भी रियल हो, कोई भी x हो चलेगा। फिर वो 16 minus x square ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने जो रटा है, जैसे कई बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, ये कहाँ 0 होता है? 1 पर। ये कहाँ 0 होता है? -2 पर। सो बड़ा मतलब बड़ा, ऐसे सॉल्यूशन दे देंगे। 1 ले सकते हैं, -2 नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब आप कोई ट्रिक पढ़ते हो बच्चों, तो ट्रिक में होने वाली गलतियों का भी आपको पता होना चाहिए।
आपने क्या पढ़ा था, x माइनस ए और x माइनस बी के लिए पढ़ा था। तो आप पहले इसको मॉडिफाई करोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, यानी आपने माइनस वन से इंटू किया, तो इधर भी माइनस वन से इंटू करोगे तो जीरो, लेकिन इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप ट्रिक लगा सकते हो, माइनस टू और वन, छोटा मतलब छोटा, वन शामिल है माइनस टू शामिल नहीं, आया समझ में? इसको देखो, इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेसर देन जीरो, फैक्टराइज किया एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री लेसर देन जीरो, माइनस थ्री और थ्री, छोटा मतलब छोटा, ना तो ये शामिल होगा ना ये शामिल होगा। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन माइनस इंटू किया, ये क्या है, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस लेसर देन और इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया सर, माइनस फोर तो इधर मिलेगा और फोर इधर मिलेगा, छोटा मतलब छोटा, दोनों शामिल होंगे। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आया, यही चाहे, यही तीनों में कॉमन है, क्योंकि हमें वो x चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस टू, इसमें शामिल नहीं, इसमें है इसमें है, तो हमें तो तीनों की बात माननी है, माइनस टू टू, ये क्या है, वन, वन शामिल है, इधर भी शामिल है, इधर भी शामिल है, इधर भी शामिल है, तो क्या आ गया, माइनस टू टू वन इज द फाइनल। ये डोमेन हो गया इस फंक्शन का। तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा। नोट में एक और चीज मुझे लिखानी थी, कोई बात नहीं, वैसे इतनी खास नहीं है, आप याद रखना। जैसे मान लीजिए ये आ जाए, सॉल्व x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू टू द पावर x ग्रेटर देन जीरो। तो जब बच्चों नीचे वाली सारी चीज किसी x के लिए हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, ये कभी कभी जीरो भी हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फोर, आप सोचो ये हमेशा जीरो है, जीरो से बड़ा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी इनपुट का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमेशा फोर से बड़ा या फोर भी हो सकता है। तो ये सब पॉजिटिव है। ये क्यों पॉजिटिव है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, कई सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, तो जब ये सारे पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी कि अगर नीचे पॉजिटिव है x प्लस वन अपॉन जीरो और पॉजिटिव, नीचे जीरो भी तो आ सकते हैं ना इसकी वजह से, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दोनों। a बाई बी अगर ग्रेटर देन जीरो है और b अगर पॉजिटिव हो गया तो मजबूरी होगी इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे में आप अगर नीचे जीरो है पॉजिटिव, तो x प्लस वन सीधा क्या होगा, पॉजिटिव, x ग्रेटर देन माइनस वन। लेकिन बच्चों इस आंसर में कुछ कमी है। अकॉर्डिंग टू द आंसर x माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। क्या कमी है, वीडियो पोस्ट करके सोचो कि मैंने कहां गलती छोड़ी है। सोच ली, कई लोगों ने तो पोज ही नहीं किया होगा, अगर पोज करके सोचा होगा तो उन्हें पता लगा होगा कि सर x को जीरो भी नहीं लेना है, क्योंकि जीरो पर डिनोमिनेटर, तो यानी यहां क्या किया, जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो होगा, ये कभी जीरो नहीं होता। जिनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये क्यों जीरो नहीं होता, वो आगे इंतजार करें, अभी मैं नहीं समझाऊंगा। ये भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ये जीरो हो सकता है, तो x को जीरो भी नहीं लेना। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव हो तो हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो जीरो वाला केस भी हटाना है। यानी फाइनल आंसर होगा, क्योंकि x जीरो होने पर 1/0 बन जाएगा, और 1/0 हमें नहीं पता क्या होता है, तो x बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 0, यहां से यहां तक लगातार, यूनियन 0 to इंफिनिटी। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू -1 to इंफिनिटी, उसमें से 0 हटा। आया समझ में? तो ये बच्चों मैंने आपको इक्वेशंस के क्वेश्चंस कराए, अभी आपको होमवर्क मिल जाएगा इक्वेशन का, उनको सॉल्व करना। तो ये हमारी इक्वेशंस और डोमेन क्या होता है ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा।